ओके, सो आज हम चैप्टर 3 में डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से होती है, तो वो मैंने आपको जो है वो क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में बताया था कि हाउ द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन को किस तरह से डिस्कवर किया जाता है, कि हाउ द प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड, ये किस तरह से डिस्कवर किया गया प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव चार्ज कैरियर पार्टिकल्स को। तो कल लास्ट क्लास में मैंने इस बात के साथ क्लास को ख़त्म किया था कि जो डब्ल्यू क्रूक्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर तो किया, लेकिन वो प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं कर पाए। और उसके लिए रीज़न मैंने आपके सामने पेश की थी, और वो रीज़न क्या थी कि प्रोटॉन का साइज़ ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। कि 1 प्रोटॉन बताया था कि इट इज़ जो है वो क्या बताया, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1836। गुड, 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1836 इलेक्ट्रॉन के मास को मिलाते हैं तो एक प्रोटॉन का मास बनता है 1836। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक, जिसकी वजह से डब्ल्यू क्रूक्स के क्रूक्स ट्यूब से हम उसको एक्सपेरिमेंट से हम नहीं वो बता पाए। ठीक है, चूँकि हमने जो है वो एनोड के बैक और कैथोड के बैक साइड पर जिंक सल्फाइड के फोटोग्राफिक जो है फोटो सेंसिटिव केमिकल को अप्लाई किया था, और ये जो चूँकि बड़े साइज़ के थे तो ये इस थिन मेटल फॉइल से पास नहीं हो पाए। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गोल्डस्टीन, एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, ही वाज आल्सो जर्मन। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया, उन्होंने जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उन्होंने जो वो इस्तेमाल किया ना कैथोड, वो परफोरेटेड स्टील कैथोड इस्तेमाल किया। परफोरेटेड से मुराद ये होता है कि होल्स हो जिनमें, छेद हो जिसमें। उसने कैथोड के अंदर क्या कर दिया, कैथोड के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे होल्स, परफोरेशंस क्रिएट कर दिए, सुराख बना दिए, थोड़े पोर्स बना दिए, छेद कर दिए उन्होंने छोटे उसके अंदर। तो अब क्या हुआ कि जब गैस बढ़ने के बाद प्रेशर को रिड्यूस किया गया और करंट पास किया गया, तो अब क्या हुआ कि कैथोड के बैक साइड पे भी ग्लो हुआ, क्योंकि जितने भी सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव रेस थे वो इस होल से पास होकर चले गए इस जिंक सल्फाइड के इस लेयर पर, और उसके बाद क्या हुआ, बैक साइड पे ग्लो होना शुरू हो गया। तो गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर पार्टिकल भी होता है जिसको नाम दिया गया प्रोटॉन का। क्या वो प्रोटॉन था, उसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। अब चूंकि ये कैथोड रेस थे तो इनको एनोड रेस भी कहा जा सकता है, ये नेगेटिव रेस थे तो इनको पॉजिटिव रेस भी कहा जाता है, और एक और नाम इनको दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैनाल रेस। कैनल मतलब होता है नहरें, नहर, दरिया ना, दरिया के अंदर से बहुत सी नहरें निकलती हैं, उसको कैनाल कहा जाता है। इसको कैनाल रेस इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके जो होल्स हैं, इन होल्स में से, इस सुराख में से इस तरह से पॉजिटिव रेस बाहर आते हैं जैसे कि कोई नहर बह रही है, नहर की तरह, किसी कैनल की तरह से, इस तरह से लाइंस बन के आती हैं, इसलिए उसको कैनाल रेस भी कहा जाता है पॉजिटिव रेस को। और इस तरह से डिस्कवर हुआ कि जो है वो किसके बारे में डिस्कवर किया गया, इन पॉजिटिव रेस के बारे में डिस्कवर किया गया। अच्छा, अगर हम इसके पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनके प्रॉपर्टीज़, ज़्यादातर प्रॉपर्टी कैथोड रे की तरह ही होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। अब आप सब क्या करें कि जो मैंने आपको वो बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस लास्ट क्लास में, आप उसको ओपन करें और एक पेंसिल अपने पास रखें, और इसके अंदर आप जो है वो चेंजिंग करते जाएं, ताकि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यस, ये अशना, ये आप पढ़ें, फर्स्ट वो पढ़ें, मतलब प्रॉपर्टी पढ़ें, क्या है, ये सेम रह जाएगा पूरा। ये भी जो है वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और शार्प शैडोज को प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ो, ये रिवर्स कर देंगे, दीज रेज एक्सटेंड्स फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड। चेंजिंग आप कर सकते हैं डायरेक्टली उसमें पेंसिल से। थर्ड क्या है, पढ़ें, तो these rays carries कौन से चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो ये रेस किस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। सही है, नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं, चूंकि मटेरियल पार्टिकल होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, हाँ बस इतनी सी भी, तो इसमें भी जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था 12 mv²। अब एनोड रेस का भी मास होता है और ये भी मूवमेंट में होते हैं, तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी हो गई, सेम पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, कैथोड रेस कैन
exert mechanical pressure. That's why they can rotate a light pedal wheel. ठीक है, इसमें भी सेम यही हो गया कि इनका भी जाहिर सी बात है, ये भी वजन रखते हैं और मूव करते हैं, तो ये भी लाइट पेडल व्हील को रोटेट कर पाएंगे, तो मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट कर सकेंगे। सेम पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, When cathode rays strike with metal, they produce X-ray. अच्छा, इस पॉइंट को हम कट कर देंगे, क्योंकि कैथोड रेज जब मेटल पीस से स्ट्राइक करते हैं तो सूरत में एक्सरे निकलते हैं, लेकिन एनोड रेज के मेटल पीस से टकराने से कोई एक्सरे इजेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट, The charge to mass ratio E/m ratio of cathode rays are same for every gas. गैस यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इसका रिवर्स हो जाएगा, सेम की जगह हम करेंगे डिफरेंट। द E/m रेशियो और चार्ज टू मास रेशियो फॉर एवरी गैस इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा हर गैस के लिए। अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करते हैं क्यों डिफरेंट होता है थोड़ी देर में, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, समझने वाला। नेक्स्ट, They can pass through the metal foil. थिन मेटल फॉइल। Thin metal foil. Sorry. तो कैथोड रेज थिन मेटल फॉइल से पास हो जाते थे, लेकिन ये थिन मेटल फॉइल से पास नहीं होते, तभी तो गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, इसमें परफोरेशन की, इसमें सुराख किए ताकि उसमें से पास हो सके। लेकिन वो तो पतले से फॉइल से कैथोड रेज पास हो जाते थे, चूंकि उनका वेट जो है वो या मास कम था वो जो है प्रोटॉन से। अब एक पॉइंट पर जिस पे आप सबको कन्फ्यूजन होगी ना, वो पॉइंट क्या है कि E/m रेशो क्यों डिफरेंट है हर गैस के लिए। और उसका, अच्छा मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज टू मास रेशो जो है वो सबके लिए जो है वो सेम होते हैं। क्यों? चूंकि जब हम आयोनाइजेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, लेकिन याद रखो कि जब प्रोटॉन्स होते हैं ना, तो प्रोटॉन ट्रैवल करके यहाँ पे नहीं आते हैं, बल्कि जो है वो पूरा का पूरा जो है वो समझ जाओ कि एक न्यूक्लियस है वो ट्रैवल करता है, यहाँ से जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कैसे। मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और अब मैं कोई गैस डाल देता हूँ उसके अंदर। लेट्स से कि इसमें मैं अभी डाल लेता हूँ हाइड्रोजन गैस। अगर मैंने डाला था ना, अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे, H2 की बात करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के मैं यहाँ पर 1 2 3 4 एटम्स बना देता हूँ। एक प्रोटॉन होगा उसके पास और एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, तो ये न्यूक्लियस में बना देता हूँ। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसको आयनाइज किया जाएगा तो क्या होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल से बाहर निकल आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे कैथोड एनोड की तरफ, तो कैथोड रेस कहलाएंगे। लेकिन जब यही बात होगी, जब हम बात करेंगे कि कैथोड की तरफ कौन आएगा, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन, पूरा पूरा न्यूक्लियस जो है ना पॉजिटिव चार्ज वाला, ये पूरा न्यूक्लियस उठ के जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैं दूसरी गैस की बात कर लेता हूँ। अब मैं हाइड्रोजन की बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ तो हीलियम की 2 4। जब हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में क्या होता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर और लास्ट सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं और लास्ट सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हीलियम है, चूंकि 2 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास 4 होता है उसका। अब जब इसको हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, जब ये आयनाइज होगा तो लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, शेल खत्म हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे किस तरफ भाई, पॉजिटिव प्लेट की जाएंगे। तो कैथोड रेज सेम ही होगा हाइड्रोजन के लिए भी जो हीलियम के लिए। लेकिन अब हम पॉजिटिव रेज की बात करेंगे ना, तो वहां पर अब एक प्रोटॉन नहीं जा रहा, बल्कि क्या 2 प्रोटॉन्स मूव करके जा रहे हैं, क्योंकि पूरा न्यूक्लियस जा रहे हैं। न्यूक्लियस के प्रोटॉन नहीं निकलेंगे, पूरा न्यूक्लियस ही ट्रैवल करते हुए जाता है, सिर्फ प्रोटॉन ट्रैवल करते हुए नहीं जाते। इस वजह से आप जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन के केस में एनोड रेज डिफरेंट निकलेंगे और हीलियम के केस में एनोड रेज डिफरेंट निकलेंगे। उनका चार्ज टू मास रेशियो सेम नहीं, अलग होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते थे, E/m रेशियो चार्ज टू मास में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड, इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज था 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, उसको डिवाइड कर देते थे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 की पावर -31 kg से। तो सबके लिए यही निकलेगा। लेकिन जब हम पॉजिटिव रेस की बात करेंगे, जब हम प्रोटॉन्स की बात करेंगे, तो क्या होगा, E/m। लेट्स से कि अगर हमें हाइड्रोजन का निकालना है तो चार्ज और मास जो हम रखेंगे अब उस सूरत में, तो हाइड्रोजन का मास तो 1 m होगा, जबकि यही अगर हम हीलियम के लिए रखेंगे तो उसका मास अलग होगा ना, एटॉमिक मास उसका 4 होगा। सही है, तो मास अलग अलग होता जाएगा, चूंकि यहाँ पर एक पार्टिकल नहीं जा रहा, पॉजिटिव रेस में पूरे के पूरे न्यूक्लियस जा रहे हैं, तो उनका मास अलग अलग हो जाएगा ना सबका। इसकी वजह से क्या होगा कि E/m रेशियो हर एक गैस के लिए डिफरेंट होगा। और ये और यहाँ एनोड रेस डिपेंड करते हैं गैस, जो गैस फिल किया जाता है उस पर। कैथोड रेस डिपेंड नहीं करते, गैस जो भी फिल कर दो सेम तरह से निकलते हैं। इसमें गैस चेंज करोगे, पॉजिटिव रेस के कलर या उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक MCQs भी आता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस हैज द मोस्ट हाईएस्ट E/m रेशियो। 4 गैस दे दिया जाएगा आपको पेपर में, हाइड्रोजन दे दिया जाएगा, नाइट्रोजन दे दिया जाएगा
ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, क्लोरीन दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा बताइए हाईएस्ट E बाय M रेशो किसका होगा फॉर पॉजिटिव रेस, पॉजिटिव रेस के लिए। देखो नेगेटिव रेस के लिए सबकी E बाय M रेशो सेम रहेंगे, लेकिन जब हम पॉजिटिव रेस की बात करेंगे तो अब अलग होंगे। अब किसके ज़्यादा किसके कम, तो याद रखो आपको मैथमेटिक्स में पता है कि जब भी डेनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही होती है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो रही होती है, नीचे वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा भारी, जितना ज़्यादा एटॉमिक मास वाला, जितना ज़्यादा एटॉमिक मास वाला आपके पास हाइड्रो गैस होगा उतनी कम उसकी E/M रेशियो होगी। तो सबसे कम E/M रेशियो यहाँ पर कही जाए तो वो क्लोरीन की होगी, जो कि उसका 17 होता है। सबसे ज़्यादा इसका एटॉमिक मास है तो सूरत में जो है वो एटॉमिक मास 35.5 होता है, सॉरी। सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास है तो सबसे कम E/M रेशियो उसका हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें, उसका एटॉमिक मास सबसे कम है तो उसकी E/M रेशियो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जब भी आपसे ये MCQ, थोड़ा मुश्किल MCQ आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैव द हाईएस्ट E/M रेशियो। तो हम देखेंगे सबसे हल्की गैस कौन सी है। और अगर हम कैथोड रेस की बात करें, कैथोड रेस की E/M रेशियो की बात करेंगे तो वो सूरत में सबके लिए सेम होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जा रहा होता है, उसमें पूरा पूरा न्यूक्लियस ट्रैवल करके जा रहा होता है नेगेटिव प्लेट की तरफ। बात समझ में आ गई है? अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। देखें सन 1900 में 1900 में दोनों चीज़ों की डिस्कवरी हो गई थी। 1900 तक इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुके थे और साथ में प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुके थे। ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे। और इसके कई बाद आफ्टर सो मैनी टाइम 1934 1934 में जाकर क्या हुआ कि जो है वो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। आफ्टर 34 ईयर्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, अब 34 साल के बाद, अब इस दौरान इस पीरियड के अंदर क्या हुआ, बच्चे पूछते हैं सर इन 34 सालों के बीच में क्या हुआ। तो इन 34 ईयर्स के बीच में बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स आए कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के अंदर अरेंज किस तरह से हैं, वो आते गए। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, इस तरह से नील्स बोहर का जो है वो सोलर सिस्टम मॉडल, ये सब आते गए। और इनके बाद कहीं जाकर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। तो अब इस चैप्टर 3 को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, दो अंदाज होते हैं। एक तरीका तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप चलते रहें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पड़ गई है, अब आप उसके बाद जो हुआ कि जो एटॉमिक मॉडल्स आने शुरू हो गए तो उनके बारे में डिस्कस कर लें। या दूसरा एक तरीका इसका ये होता है कि आप जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी के लिहाज से चलते रहें। जैसे कि आपकी बुक चला रही है आपको कि पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताए, फिर प्रोटॉन की, और अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बता रहे हैं। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साइमल्टेनियसली डिस्कवर हो गए तो न्यूट्रॉन भी उसके साथ ही डिस्कवर हो गए, तो ऐसा नहीं है। 34 ईयर्स का एक लॉन्ग गैप था उनकी डिस्कवरी में। एक सवाल माइंड में क्रिएट होता है कि आखिरकार इतना लंबा गैप क्यों था। बिकॉज एनोड के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे बोथ कैन बी डिस्कवर्ड बाय डिस्चार्ज ट्यूब, बट न्यूट्रॉन्स कैन नेवर बी डिस्कवर्ड बाय डिस्चार्ज ट्यूब। व्हाई? क्या जवाब हो सकता है आपके पास? यस, बिकॉज इसका कोई चार्ज नहीं होता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ट्रैवल करके चले गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, प्रोटॉन्स जो थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल करके चले गए। यकीनन न्यूट्रॉन भी होंगे उसके अंदर, एटम के अंदर अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस फिल किया जाएगा उसमें तो न्यूट्रॉन्स भी थे, लेकिन ना तो वो नेगेटिव की तरफ गए ना तो वो पॉजिटिव की तरफ गए, जिसकी वजह से हम न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं कर पाए। किसके ज़रिए? डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए। इसको अलग अंदाज से डिस्कवर किया गया था, जिसको हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए इसको डिस्कवर किया गया था। अब ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ होती है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। देन आप समझ पाएंगे कि जेम्स चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू कैसे इसको डिस्कवर किया था। तो एक बड़ा टॉपिक मैं यहाँ से ओपन अप कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा टॉपिक ओपन अप कर रहा हूँ, दैट इज रेडियो एक्टिविटी, ताबकारी जिसको हम लोग कहते हैं। नाउ ये क्या चीज़ होती है? आपने कभी कभार देखा होगा कि आपके घरों पे तस्बीहदाने ऐसे मौजूद होते हैं जो जब अंधेरा हो जाता है तो खुद ब खुद वो चमकने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जो है वो घड़ियों के कांटे कुछ ऐसे होते हैं जो घड़ी के कांटे अंधेरे पर चमकना शुरू कर देते हैं। कुछ आपने स्विचेस ऐसे देखे होंगे स्विच बोर्ड पे लगे हुए कि जब लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है कमरे में तो अपने आप जो है वो जलने शुरू हो जाते हैं। उसमें अगर से लाइट नहीं है, बैटरी भी कोई नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जल रहे होते हैं, उनके बावजूद जो है वो ग्लो कर रहे होते हैं, दमक रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ बॉल्स होते हैं, खिलौने होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। तो ये क्या होता है और किस तरह से रोशनी इनके अंदर बाहर आती है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? ये बहुत पुराना फिनोमेना है। अच्छा, ऐसे नेचुरली रेडियो एक्टिव चीज़ें दुनिया में बहुत सारी हैं जो मौजूद हैं, ठीक है।
जैसे कि आपके पास ज़मानों पहले कदीम ज़मानों में, ठीक है, जो शिपर्ड्स थे, गडरिये थे, चरवाहे होते थे ना, वो चरवाहे जब कभी कभार अपने बकरियों को चराते चराते, हज़ारों साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि जब वो चराते चराते जब वो किसी पहाड़ के अंदर, गार के अंदर, गुफा के अंदर दाखिल हो जाते थे ना, तो वहाँ से उनको एक पत्थर मिलता था। उस पत्थर को हम लोग कहते थे पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड एक पत्थर होता था। उस पत्थर में खासियत थी कि वो अंधेरे में चमकना शुरू हो जाता था खुद ब खुद। जब अंधेरा होता था तो चमकता था, रोशनी निकलती थी उसके अंदर से। अब इंसान चूँकि उस दौर में साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, हज़ारों साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो इंसान तो उस वक्त इग्नोरेंस का शिकार था। उसको तो चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये तो 300-400 सालों में साइंस की इतनी तरक्की हुई कि जो सूरज से लेकर चांद तक, ज़मीन से आसमान तक सारे राज फाश करके रख दिए साइंस ने। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब साइंस के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। तो वो गडरिया, वो चरवाहा, वो शिपर्ड उस पत्थर को देख के वो परेशान हो जाता था। जो लोग देख के हैरानगी में आ जाते थे, ये कैसी कुदरत है कि अंदर से खुद ब खुद रोशनी निकल रही है पत्थर के, ये कैसा पत्थर है। लेकिन उसके बारे में कोई बता नहीं पाया कि ये रोशनी क्यों निकल रही है, क्या वजह है। तो इसी को बताना का जब काम शुरू हुआ ना, इसके लिए सबसे पहले जिस शख्स ने बताया, उस शख्स का नाम था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, एक फ्रांस के रहने वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना पेश किया और बताया कि आखिरकार इसके अंदर से रोशनी क्यों निकल रही है। ठीक है, तो इन्होंने इस रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया असल में, और कहा रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है भाई? द स्पॉन्टेनस डिसइंटीग्रेशन। इतनी मुश्किल सी डेफिनेशन आपने याद की होगी 9 में। द स्पॉन्टेनस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस of an atom in the form of invisible radiations. Invisible radiations is called radioactivity. तो ये हेनरी बेकरेल थे जिन्होंने ये डेफिनेशन बताई थी। द स्पॉन्टेनस मतलब होता है लगातार, लगातार डिसइंटीग्रेट हो जाना। डिसइंटीग्रेट क्या मतलब होता है? टूटना, लगातार टूटना। किसका भाई? अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के गैर मुस्तहकम एटम का लगातार टूटते रहना, और टूटने के बाद उसके अंदर से इनविजिबल रेडिएशन का बाहर निकलना, गैर मरई शुआओं का बाहर आना, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। कि आखिरकार क्यों किसी सब्सटेंस के अंदर से रोशनी बाहर आती है, पिच ब्लेंड के अंदर से रोशनी क्यों बाहर आ रही है? तो ये कहा गया कि उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई ऐसा एटम है, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम्स टूट फूट का शिकार है, जिनका न्यूक्लियस टूट रहा है। और उसके न्यूक्लियस को टूटने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर से रेडिएशंस खारिज हो रहे हैं, नया दिखने वाली शुआएं निकल रही हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम जो था ये इनका था, हेनरी बेकरेल का था, कि एटम के अंदर टूट फूट हो रही है, उसका न्यूक्लियस टूट रहा है। इसलिए रेडियो एक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फिनोमेना है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इसको हम पढ़ते हैं, बिकॉज टोटल एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। न्यूक्लियर ही के अंदर जो है वो टूट फूट होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से रेडियो एक्टिव रेस निकलते हैं, शुआएं निकलती हैं, रोशनी खारिज होती है उसके अंदर से। हर एटम रेडियो एक्टिव नहीं होती है। मार्कर तो अंधेरा होगा तो ये नहीं चमकेगा, लेकिन आखिरकार ये रेडियम क्यों चमक जाता है? ऐसे क्या वजह है? देखो, हर एटम के कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं जो रेडियो आइसोटोप होते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन 1H1 भी हमारे पास होता है, 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है ना। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। ये जो तीसरा वाला है ना बच्चों, उसको कहा जाता है दिस इज अ रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। रेडियो आइसोटोप से क्या मुराद है? रेडियो एक्टिव होता है ये, कि इसके अंदर से रेडियो एक्टिविटी निकलती है। क्यों निकलती है? ये सेम ये डेफिनेशन के तनाजुर में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक न्यूक्लियस टूटता है और उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है। देखो, न्यूक्लियस जो है ना एक बैग की तरह होता है। तुम्हारे जो बैग है ना वैसा न्यूक्लियस होता है। अब आपके बैग के अंदर एक कैपेसिटी है, बुक्स को और कॉपीज़ को रखने की कैपेसिटी है। अगर आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप बैग में रखना चाहोगे तो बैग या तो कहीं से फट जाएगा या कहीं से टूट जाएगा, है ना, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी ना बच्चों न्यूट्रॉन्स को रखने की कैपेबिलिटी होती है। खास हद तक न्यूट्रॉन आ सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो न्यूक्लियस टूटना शुरू हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कैसे। अभी प्रोटियम की बात करो तो 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ये आपका ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिस पर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि 1H1 जिसको हम कहते हैं। ड्यूट्रियम की बात करें बच्चों तो उसमें क्या होता है? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो 1 + 1 2 इसका एटॉमिक मास हो जाता है। ये ड्यूट्रियम है, एक बर्दाश्त कर लेता है न्यूक्लियस एटम का कि चलो भाई एक न्यूट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस हाइड्रोजन के एटम में
2 न्यूट्रॉन्स आ जाए उसके न्यूक्लियस के अंदर, अब क्या होगा, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया, एक्स्ट्रा डाल दिया, मतलब 2 न्यूट्रॉन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन तो ये क्या होता है, ये ट्रीटियम जो है तीसरा आइसोटोप जो होता है 1s3 जिसको हम कहते हैं, ये वाला आइसोटोप, अब क्या होता है उसके न्यूक्लियस क्या होता है, डिसइंटीग्रेट, टूटना शुरू हो जाता है। जब ये बीच से टूटता है ना, इसको टूटने के नतीजे में इसके अंदर से रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो हर एक एटम के रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, स्टेबल है। 13 वाला भी होता है जिसका एटॉमिक मास 13 है, वो भी स्टेबल है। लेकिन कार्बन 14 के बारे में आप जानते हैं, वो अनस्टेबल होता है, रेडियो आइसोटोप होता है। कार्बन डेटिंग भी इससे की जाती है ना, पुरानी चीज़ों की मतलब एज मालूम की जाती है। तो हर एक एटम का एक रेडियो आइसोटोप होता है जो बहुत हैवी होता है, और हैवी होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर से टूट फूट का न्यूक्लियस शिकार होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से शुआएं निकलती हैं। ठीक है, ये हेनरी बेकरेल ने ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि क्या चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी की जब हम टाइप्स आपको बताया ना कि रेडियो एक्टिविटी की टाइप्स कितनी होती हैं, तो रेडियो एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती हैं भाई। अगर रेडियो एक्टिविटी की टाइप्स आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी बताएं, तो 2 तरह की रेडियो एक्टिविटी होती है। एक हम लोग कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और एक होती है आर्टिफिशियल, कुदरती ताबकारी और मसनूई ताबकारी। नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हर वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक मासेस क्या होंगे भाई, ग्रेटर देन, या एटॉमिक मास तो नहीं कह लो, एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होंगे। 82 किसका होता है, लेड का 82 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, पीबी, लेड इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। लेड के बाद जितने भी एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, यूरेनियम है, क्रिप्टॉन है, रेडियम है, बहुत सारे एलिमेंट हैं। लेड के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं, क्योंकि लेड के बाद जो एलिमेंट बहुत भारी होते हैं, उनके भारी होने की वजह से न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होकर टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर जो नीचे एलिमेंट होते हैं ना, फ्रांशियम हो गया, रेडियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। पोलोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ज़्यादातर रेडियो एक्टिव है वो। 82 के बाद वाले हैवी एलिमेंट जो होते हैं उनके सबसे रोशनी निकलती है। क्यों? क्योंकि वो सबके सबके न्यूक्लियस अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी का शिकार है। और कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है ना बच्चों, ये डिस्कवरी आगे मैं बताऊंगा। ये डिस्कवरी जो है जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उनकी है। अब आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव हो सकता है। कोई भी एलिमेंट, XYZ कोई भी एलिमेंट। इसमें करते हैं क्या है, बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल की जाती है। जैसे ये मार्कर है, अंधेरे में चमकेगा नहीं। हम क्या करें, न्यूट्रॉन गन आता है, इससे न्यूट्रॉन इसमें फायर कर दें इसके न्यूक्लियस में। जब न्यूट्रॉन फायर हो जाएगा इसके एटम्स के अंदर तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो जाएगा, ये भी अंधेरे में चमकना शुरू हो जाएगा। अब ये था नहीं अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव था नहीं नेचुरली, अल्लाह ताला ने इसको रेडियो एक्टिव नहीं बनाया था, मैंने उस पर बम्बार्डमेंट करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको क्या कर दिया, उसके न्यूक्लियस जानबूझ के हैवी कर दिया, तब जाकर ये टूट फूट का शिकार हो गया। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मसनूई ताबकारी। जेम्स चैडविक ने की थी। और एक नेचुरल रेडियो एक्टिव है कि पहाड़ के अंदर से पिच ब्लाइंड निकल रहा है तो खुद ही रेडियो एक्टिव है, हजारों साल से निकल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक खुद ही रेडियो एक्टिव है। उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हाईली अनस्टेबल है। और अनस्टेबल होने की वजह से उसके एटम्स, उसके न्यूक्लियस टूट फूट के शिकार है, वो टूट फूट रहा है। और ये सबसे पहले किसने बताया था? हेनरी बेकरेल ने। बात समझ में कि हेनरी बेकरेल ने क्या बात बताई? ये जो हजारों साल से एक पर्दा पिच ब्लाइंड का जो राज था वो उन्होंने फाश किया। लेकिन अभी ये भी कामयाब नहीं थे हद तक। क्यों? इन्होंने बोला था कोई ना कोई ऐसा एटम है किसके अंदर भाई, ये इसके अंदर कि स्पिच ब्लाइंड के अंदर, जिसकी वजह से रोशनी निकलेगी। लेकिन कौन सा एलिमेंट है ये नहीं बता सके हेनरी बेकरेल। इसके लिए एक अलग साइंटिस्ट मौजूद हैं, या जो जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये पहले साइंटिस्ट हैं। सेकंड इज मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी, ये लोग हैं। और इन्होंने क्या किया था? दे डिस्कवर्ड द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो था इन्होंने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था रेडियम। ये सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जो मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। पिच ब्लाइंड के अंदर से रेडियम निकाला था कि इसकी वजह से रोशनी निकली, ये एटम है। मैडम क्यूरी इज द शी इज द ओनली women scientist to be awarded a Nobel Prize, and it is a very great story to tell you about this great women. मैडम क्यूरी, ठीक है, इनका असली नाम जो था वो मारिया था। ठीक है, तो मारिया वॉज द रियल नेम ऑफ मैडम क्यूरी एंड शी वॉज बॉर्न इन पोलैंड।
वो पोलैंड में पैदा हुई थी, यूरोप का एक कंट्री है। पोलैंड का एक शहर था वारसा, वारसा में पैदा हुई थी, ठीक है, पोलैंड के अंदर पैदा हुई थी। मैडम क्यूरी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अच्छा, ये बड़े गरीब घराने में पैदा हुई थी, गरीब घर में पैदा हुई थी। इनकी वालदा जो थी ना, मदर जो इनकी थी, वो एक नौकरानी थी, एक सर्वेंट थी, एक मेड थी, किसी घर पे बर्तन वगैरह धोती थी या झाड़ू पोछा लगाती थी। लेकिन उनको बड़ा शौक था कि वो अपनी इस बेटी मारिया को पढ़ाएं, चूँकि वो जहन की बड़ी तेज़ थी। मैट्रिक उन्होंने उसको कराया, लेकिन मैट्रिक कराने के बाद पूरे पोलैंड के अंदर, ये मैं 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, पूरे पोलैंड के अंदर ऐसा कोई कॉलेज मौजूद नहीं था जो लड़कियों को एडमिशन देता। गर्ल्स की एडमिशन होती नहीं थी। गर्ल्स मतलब लड़कियां मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ सकती थी पोलैंड में, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। अब तो जाहिर सी बात है, वेस्टर्न औरतें बहुत आगे हैं चीज़ों में, पहले नहीं होती थी लेकिन, ठीक है। तो कॉलेज के आगे मतलब स्कूल से आगे जा ही नहीं सकती थी। तो उनकी वालदा ने अपनी सारी जमा पूंजी जोड़कर अपनी बेटी को पोलैंड से भेज दिया एक और कंट्री जिसका नाम था जर्मनी। जर्मनी भेज दिया। जर्मनी में ख़वातीन की पढ़ाई होती थी, तो जर्मनी में वहाँ पर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के बाद कॉलेज से पास आउट होकर यूनिवर्सिटी में चले गए। अच्छा, अब जब वो वहाँ पर जर्मनी में अकेले रहा करती थी, पढ़ाई किया करती थी, तो कहा जाता 3 तरह से, मतलब उनके पास बहुत कम पैसे होते थे। तो उनकी डेली रूटीन इस तरह से होती थी कि सुबह वो यूनिवर्सिटी जाती थी, शाम में जो है फिर क्या होता था कि वो बच्चों को जो है वो फिर तालीम दिया करती थी, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाया करती थी, ताकि इतने पैसे बन जाएँ कि मैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस अपनी जमा कर दें। तो जो मारिया जो उनकी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और रात के वक्त क्या करते थे, मुताला क्या करती थी, पढ़ा करती थी, देर रात तक पढ़ा करती थी। इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अच्छा खाना खा सकें, तो पुराने रोटी के टुकड़े वगैरह या ब्रेड के पुराने टुकड़े जो हैं वो उसको खाकर ज़िंदगी गुजारा करती थी। और इतने पैसे नहीं होते थे कि लिहाफ या कंबल ख़रीद लें। तो ये क्या करती थी कि जब सख्त सर्दी आती थी जर्मनी के अंदर, तो फिर वो जो अपनी किताबों का अपना ढेर अपने ऊपर डाल लिया करती थी, जितनी किताबें उनकी थी, ताकि उनको थोड़ी सी जो है हरारत इसकी वजह से मिल सके, क्योंकि कंबल खरीदने के पैसे नहीं थे। इस तरह से टाइम गुजारा मारिया इस साइंटिस्ट ने, ठीक है। और आखिरकार जब ये यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने बैचलर्स किया और जब वो PhD के लिए एनरोल हुई, तो उन्होंने रिसर्च के लिए अपना टॉपिक यही सोचा कि व्हाट इज़ द एलिमेंट इन पिच ब्लेंड बाय विच रेडियो एक्टिविटी इज बीइंग अवॉल्व्ड। वो कौन सा एलिमेंट है पिच ब्लेंड के अंदर जो रोशनी निकाल रहा है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से रोशनी निकली। हेनरी बेकरेल साहब ने ये तो बता दिया है कि कोई ना कोई एलिमेंट है जो टूट फूट का शिकार है, बट वो कौन सा एलिमेंट है इसके बारे में जो है वो मारिया ने सोचा कि रिसर्च करें। और उनके साथ रिसर्च पार्टनर जो उनके बने, उनका नाम था पेरी क्यूरी उनका पूरा नाम था, ठीक है। अब तो रिसर्च पार्टनर, तो जाहिर सी बात है कि सेम माइंड उनका मैच हुआ आपस में, और दोनों ने आपस में फिर शादी कर ली, मारिया ने और पेरी क्यूरी ने। तो मारिया से इनका नाम मैडम क्यूरी हो गया, ठीक है। तो मारिया इनका बर्थ नेम था, बट मैडम क्यूरी बाद में हुआ जब उनकी पेरी क्यूरी से शादी हो गई। अच्छा, इनके हस्बैंड भी रिसर्चर थे और ये वाइफ भी रिसर्चर थे, दोनों सेम चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे, दैट इज़ कि कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी वजह से ये रोशनी निकल रही है बाहर। और कहा जाता है कि 10 साल तक लगातार वो रिसर्च करते गए, और 10 साल में तकरीबन उन्होंने एक ट्रक पिच ब्लेंड का मुताला किया। इतना पिच ब्लेंड, एक ट्रक के करीब पिच ब्लेंड का मुताला उन्होंने जो है वो 10 साल में किया। और आखिरकार 10 साल के बाद वो कामयाब हो गए उस एक ट्रक पिच ब्लेंड के अंदर से एक ऐसा पार्टिकल को निकालने में, मतलब एक चम्मच उन्होंने सिर्फ वो एटम निकाला, वो एलिमेंट निकाला जिसकी वजह से पिच ब्लेंड के अंदर से रोशनी आ रही थी। एंड दैट 1 स्पून एलिमेंट वाज कॉल्ड रेडियम, द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड। तो उन्होंने बताया कि ये वो एलिमेंट है जिसकी वजह से पिच ब्लेंड के अंदर से रोशनी निकलती है। तो उन्होंने बड़ी रिसर्च करके 10 सालों के बाद उन्होंने ये काम किया, और बहुत ज़्यादा कह लो कि ना मैड अबाउट साइंस थे ये, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहा करता था कि देयर इज़ नो जीनियस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नॉट अ लिटिल मैडनेस इन हिज माइंड, कि कोई भी ऐसा दुनिया में जीनियस इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर पागलपन ना हो जरा सा। हर जीनियस इंसान के अंदर पागलपन होता है, नॉर्मल नहीं दिख सकता आपको जीनियस इंसान, कोई पागलपन होगा, वही पागलपन उनको मुमताज़ करती है बाकी लोगों से, हमसे और आपसे, और वो साइंटिस्ट बनाती है उसको। आम लोग उसको देखकर पागल कंसिडर करते हैं, लेकिन वो बंदा, दुनिया उसको याद रखती है अच्छे नामों से, नोबेल प्राइज़ मिलता है। इस तरह मैडम क्यूरी भी इस तरह से एक, शी वॉज लाइक यू नो कि शी वॉज क्वाइट पैशनेट टुवर्ड्स हिज मतलब हर रिसर्च। कहा जाता है कि मैडम क्यूरी की जिस दिन शादी थी, उस दिन उन्होंने अपनी शादी में, पेरी क्यूरी से जब शादी थी, तो वही लिबास जेब तन किया हुआ था जो लिबास वो लैब में पहना करती थी, मतलब सेम लिबास जो लैब कोट है ना, लैब कोट का जो लिबास था वो शादी में उन्होंने वही वेयर किया था अपनी, ठीक है। तो दैट वॉज द मैडनेस इनसाइड हर, ठीक है नाउ। और कहा जाता है कि मैडम क्यूरी जो अपने साथ जो है ना वो लेकर चला करती थी सारे, मतलब कि ना जो रेडियम था ना वो अपने साथ ही रखती थी, और उसको मतलब कि रिसर्च पे यूज़ किया करती थी, जो जेब में रखा करती थी, जबकि बड़े डेंजरस होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कहा जाता है कैंसर कॉजिंग करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, एटम बम के धमाके के बाद भी निकलते हैं तो कैंसर कर देते हैं, और इस तरह बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो मैडम क्यूरी तो उसको जेब में रखकर घुमा करती थी, इधर उधर रिसर्च क्या करती। इसकी वजह से क्या हुआ
जैसे ही उनको जो है ना मतलब नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, उसके कुछ सालों के बाद ही कुछ महीनों के बाद इनकी डेथ हो गई, मौत हो गई, चूँकि और कैंसर की वजह से, चूँकि जाहिर सी बात है कैंसरियस सेल इनके बॉडी में डेवलप होना शुरू हो गए थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रिसर्च करने की वजह से। और कहा जाता है कि आज भी जो मैडम क्यूरी हैं, उनके जो उनके लैब कोट्स हैं, उनकी किताबें वगैरह, उनके पेन वगैरह, उन सबको आज भी म्यूजियम में रखा गया है पोलैंड के, ठीक है। और उस पर उसको लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया है, क्योंकि आज भी कई साल हो गए उनको मरे हुए, लेकिन आज भी उसके अंदर इतनी रेडियो एक्टिविटी है, इतनी तापकारी उसके अंदर है कि वो डेंजरस है लोगों के लिए, कि लोग उसको करीब से खड़े होकर देख नहीं सकते उनके तमाम चीज़ों को जो वो इस्तेमाल किया करती थी। अच्छा, व्हाट इज कि सबसे ज़्यादा देखो, सबसे पहली बात तो उन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया, पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उस रेडियम के बाद एक और एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किया। रेडियम तो डिस्कवर किया, रेडियम के बाद एक सेकंड एलिमेंट डिस्कवर किया, वो भी रेडियो एक्टिव था, और इसको उन्होंने अपने प्यारे वतन पोलैंड के नाम पर रखा, पोलोनियम। नाम सुना होगा आपने इस एलिमेंट का, पोलोनियम। पोलोनियम इज नेम आफ्टर द बर्थ प्लेस ऑफ मैडम क्यूरी, दैट वाज पोलैंड। पोलोनियम, क्योंकि वहीं पैदा हुई थी, तो उसी के नाम पर उन्होंने पोलोनियम रखा। तो ये सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, उन्होंने डिस्कवरी हुई। अब मैडम क्यूरी के अंदर क्या खासियत है, इसकी दो तीन बातें जिसकी वजह से जो उनको मुमताज़ करती है बाकी तमाम साइंटिस्ट से। शी वॉज द वन ऑफ द ओनली फ्यू क्लासिकल वीमेन साइंटिस्ट। आज के दौर में तो बहुत सारी वीमेन साइंटिस्ट आपको मिलेंगी, लेकिन उस ज़माने में आज से 100 साल पहले कोई भी वीमेन साइंटिस्ट जो है वो नहीं होती थी। सारे आप देख लो मर्दों के नाम भरे हुए, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ उठा लो, फिजिक्स उठा लो, न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, गैलीलियो गैलीली है, सब मर्द हैं। बायोलॉजी उठा लो, मेंडल है, इस तरह से चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, रॉबर्ट हुक है, जितने भी लोग हैं सारे के सारे मर्द हैं। केमिस्ट्री उठा लो, रदरफोर्ड है, नील्स बोहर है, जेम्स चैडविक है, डब्ल्यू क्रूक्स हैं, गोल्डस्टीन है, रदरफोर्ड है, जे बॉयल है, रॉबर्ट बॉयल है, जाबिर बिन नयान है, अल राजी, इब्न सीना, अल बैरूनी, कुछ भी है, सब मेल है। और औरत का तो नाम ही नहीं दिखता कहीं पर आपको साइंस की किताब के अंदर। एंड शी इज़ द ओनली वीमेन जिनको हम पढ़ते हैं, जो एक तरह से, तो वाकई में ये एक अजीब सी बात है कि देयर इज नो वुमेन एवर मेंशन्ड इन योर बुक एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। तो एक तरह से ये एक प्राउड मोमेंट होता है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए कि इनका नाम, कि उनके जेंडर से एक नाम यहाँ पर मौजूद है, वरना सारे मेल होते हैं जितने भी साइंटिस्ट लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों पर ये वो उनके साथ वो खसूसियात है जिसकी वजह से, दो तीन ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये मतलब कि मेल साइंटिस्ट से भी ज़्यादा जो है वो उनको क्या हो जाए कि अप्लॉज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। पहले चीज़ कि शी इज़ द ओनली वेमेन टू हैव नोबेल प्राइज 2 times इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये वो एजाज़ है जो किसी मर्द को भी कभी नसीब नहीं हो सका कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। एक बार उनको फिजिक्स केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया, फिर एक बार उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। 2 अलग अलग सब्जेक्ट पर नोबेल प्राइज़ दुनिया में आज तक कोई मर्द भी नहीं ले पाया जो उस औरत ने काम किया, मैडम क्यूरी ने। एक ही बार ज़िंदगी बीत जाती है नोबेल प्राइज़ लेने में, साल भर में एक बार किसी इंसान को मिलता है नोबेल प्राइज़, पता ही होगा आपको उसके बारे में। उनको 2 बार नोबेल नाम से नवाजा गया। एंड दूसरा रिकॉर्ड इनका ये था कि द ओनली हस्बैंड एंड वाइफ टू हैव द नोबेल प्राइज़। आज तक दुनिया में ऐसा कोई कपल नहीं आया मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का, कि दोनों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ये दुनिया का वाहिद कपल है कि हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया, पैरी क्यूरी को, और मैडम क्यूरी को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। दूसरी चीज़ ये है जो कि इनको मुमताज़ करती है बाकी तमाम साइंटिस्ट इस फैमिली को, पोलैंड की। तीसरी चीज़ ये कि मैडम क्यूरी ने, तो इस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा करो जो मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट में, सिर्फ रट्टा तो कोई भी मार लेगा, डेफिनेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब इन्होंने रेडियम को इजाद किया ना, तो इसको ज़्यादातर केमियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, आज भी इस्तेमाल किया जाता है। केमियोथेरेपी किसे कहते हैं? कैंसर का इलाज होता है रेस के थ्रू, केमियोथेरेपी जिसको कहा जाता है। तो मैडम क्यूरी ने अपने इस इजाद के, उस चूँकि कैंसर के लिए इस्तेमाल के लिए इजाद किया गया था इसको, कैंसर का इस्तेमाल किया जा रहा था इससे, तो शी डिड नॉट टेक एनी प्राइज और शी डिड नॉट इवन पेटेंटेड इट। इसने उसको पेटेंट नहीं कराया, इसके कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा कि इंसानियत की भलाई की चीज़ है, इसको हमेशा फ्री रहना चाहिए। तो अपने इस बड़े इजाद के पीछे उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए कि ये इलाज के लिए, कैंसर के पेशेंट्स के इलाज के लिए इसको फ्री में अवेलेबल होना चाहिए, तो मैं इसके कोई भी पेमेंट नहीं लेना चाहती अपनी डिस्कवरी के पीछे। तो ये इनका एक बड़ा एक काम था, ह्यूमैनिटेरियन एक काम जिसको हम कहते हैं ना एजाज़ के तौर पे, कि इन्होंने इतने ज़्यादा एक तरह से इंसान से मोहब्बत करती थी इंसानों से कि उन्होंने अपने इजाद के लिए पैसे भी नहीं लिए, जबकि इतना बड़ा काम किया और उसकी वजह से इनकी मौत भी हो गई, कुर्बानी पेश की जान की, कि उनको खुद भी कैंसर हो गया जिसकी वजह से। तो ये जो साइंटिस्ट है, जो मैं सेकंड साइंटिस्ट आपको रेडियो एक्टिविटी में बता रहा हूँ, मैडम क्यूरी, इन्होंने इस पिच ब्लेंड के अंदर से निकाला वो एलिमेंट जिसकी वजह से पिच ब्लेंड से रोशनी निकलती है जो रेडियो एक्टिव है, दैट इज कॉल्ड रेडियम, एंड इट वाज द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड, एंड द सेकंड वाज पोलोनियम, जो उन्होंने पोलैंड के नाम पर रखा अपने मुल्क के। बात समझ में आ गई? तीसरे साइंटिस्ट का फिर तस्करा हम करेंगे, थर्ड साइंटिस्ट, उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था? अच्छा, इन्होंने ये तो बता दिया कि रेडियम से निकल रही है रोशनी और पोलोनियम से, लेकिन वो रेडियो एक्टिव रेस कितने टाइप्स के थे ये रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस। रेडियो एक्टिव रेस कितने टाइप्स के होते हैं?
मतलब अल्फा, बीटा एंड गैमा, इन रेस के बारे में आपको रदरफोर्ड ने बताया था, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। चौथी चीज, रदरफोर्ड के बाद चौथे जो साइंटिस्ट आए इनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, कि हर वो एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव नहीं होता उसको हम रेडियो एक्टिव कैसे बना सकते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी बताया था, और सी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से उन्होंने तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो अगर आपको रेडियो एक्टिविटी को समझना है तो इन चार साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हेनरी बेकरेल, जिन्होंने बताया था कि पिच ब्लेंड के अंदर से रोशनी इसलिए बाहर आ रही है क्योंकि पिच ब्लेंड के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है अनस्टेबल होने की वजह से, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं शायद, तो वो टूट रहा है तो उसके अंदर से छुआएं निकल रही हैं। वो कौन सा एलिमेंट है मैं नहीं जानता। तो फिर मैडम क्यूरी आई, मैडम क्यूरी, पैरी क्यूरी, दो हस्बैंड वाइफ, दोनों ने मिलकर 10 साल की जदोजहद के बाद आखिरकार निकाला उसमें से रेडियम, कि रेडियम की वजह से भाई ये जो है वो रेडियो एक्टिविटी खारिज हो रही है, पहला एलिमेंट था। फिर पोलोनियम दूसरा एक एलिमेंट बताया कि भाई ये भी रेडियो एक्टिव होता है। उस तरह से फर्दर आगे बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे फर्दर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किया। रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड साहब ने बताया कि जो रेडियो एक्टिव रेस निकल रहे हैं ना असल में, ये एक टाइप के नहीं, 3 तरह के हैं। इसमें अल्फा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है। पॉजिटिव चार्ज वाला अल्फा है, नेगेटिव चार्ज वाला बीटा है, और नो चार्ज वाला गैमा है। उसके बाद जेम्स चैडविक ने बताया कि भाई रेडियो एक्टिव रेस सिर्फ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, हम चाहें तो बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल करके किसी भी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। इसको क्या कहा गया? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और इसी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से तीसरा सबएटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। इसलिए 34 ईयर्स का टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस को होने में, तब जाकर न्यूट्रॉन आपके सामने आए। तो ये सिंपल बच्चों का खेल नहीं था कि एक दिन में सब कुछ हो जाता, इट विल टेक टाइम। बात समझ आ रही है यहाँ तक?